देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबर के साथ। चमोली जिले के पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड हुई है, जिसके बाद खतरे के मद्देनजर नेशनल हाईवे 7 को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियां रुकी हुई हैं। ये वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो लैंडस्लाइड हुआ। OMG भाई साहब, ये क्या हो गया। खबर बिहार से। बिहार में बाढ़ से स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब तक 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक एनडीआरएफ की 16 टीमें बाढ़ प्रभावित 11 जिलों में तैनात की गई हैं। गोपालगंज में भी बाढ़ से बुरा हाल है। यहां गंडक नदी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने इलाके को एनडीआरएफ के हवाले कर दिया। कल शाम 750 से अधिक परिवारों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। प्रशासन के अनुसार अभी भी 10 से 12 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ कमांडेंट के मुताबिक 10 मोटरबोट और सरकारी नावें इस काम में लगाई गई हैं। पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों को जगह खाली करने को भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के ही कोसी का जिक्र करते हैं। बिहार के बीरपुर में 3 दिन लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटकों को ज्यादा पानी भरने के कारण खोल दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने तटीय क्षेत्र में सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि कल सुबह की नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बिहार के दरभंगा में भी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में फंसी 8 महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। केवटी प्रखंड के असराहा गांव के लोगों ने केले के तने, गाड़ी की ट्यूब, तख्ते के सहारे जुगाड़ की नाव बनाई। उसके बाद आपको पता नहीं यहाँ गांव में गहरा कहाँ पर जो पानी था, जो पहुंच रहे थे बाढ़ के पानी के बीच, उन्होंने रस्सियों के सहारे नाव को खींचा। दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद ऑटो से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों की कोशिशों को सराह सकते हैं। साथ ही ये तस्वीरें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खोलती हैं। बिहार के ही सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से बुरी तरह हालात हैं और लोग इससे प्रभावित हैं। यहाँ काफ़ी लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। विस्थापित कई लोग हुए हैं। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी में आज भी जोरदार बारिश होने की संभावना जताई। गुवाहाटी के हालात भी असम के बाकी बाढ़ प्रभावित इलाकों से जुदा नहीं हैं। यहां ब्रह्मपुत्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों के लोगों में इसे देखकर काफी डर है। और असम के ही तिनसुकिया जिले और उसके आसपास लगातार तेज बारिश हो रही है। लोगों को सामान्य जिंदगी पर भी इसका काफी असर दिख रहा है। पूरा जिला थम सा गया है। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। असम की ही बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नगांव जिले में भी बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। निचले इलाके जिले के गांव जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए। असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी लोग जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी जोरदार बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बिहार जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है उसका जिक्र करते हैं। एक तरफ हम कोरोना की वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अस्पतालों में ऐसी बदहाली है कि बुनियादी इंसानी गरिमा का भी ख्याल नहीं है। बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अस्पतालों से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ताजा मामला पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, देखिए। यहाँ पहला डेड बॉडी, दूसरा बाढ़ में। चाची कब से पड़े हुए हैं? 4 बजे भोर से। 11 बजे रात के 4 बजे दम टूट गया है ना? अभी तो कोई हटाया नहीं है ना, कोई न ले गया। एक और वीडियो पटना के कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। इन दिनों कोई न कोई यहाँ भर्ती परेशान परिवार का सदस्य स्थिति से तंग आकर ऐसे वीडियो मीडिया के सामने लाता है और मंगलवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि उन्हें भी ऐसे दृश्य देखकर तकलीफ होती है। इस प्रकार की शिकायत पहले मिली थी तो वो निर्देश दिया गया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और डेड बॉडी यदि दुखद मृत्यु होती है तो उसको रखने की अलग व्यवस्था अस्पताल के अंदर होना चाहिए, ये हिदायत दिया गया। हालांकि इसके पीछे पटना के बांसघाट का ये शमशान है, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के कारण जिला प्रशासन रात में कोविड से जिनकी मौत हुई है उनका दाह संस्कार करता है। इस बीच पटना से लौटकर गई केंद्रीय टीम के मुखिया ने न केवल टेस्टिंग बल्कि कई अन्य मुद्दों पर अपनी नीतीश सरकार को व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। अगर हम जल्दी टेस्टिंग करते हैं तो वह पेशेंट दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमने उसको टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसी के तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए। जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। जो है हमारा लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है, इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के संबंध में एक और मुख्य अंश है कि हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल डेडिकेट करने के साथ साथ हम वहां पर जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन भी साथ ही लें। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की जगह आंकड़ों के फर्जीवाड़े और स्थानीय अखबारों में हेडलाइन मैनेजमेंट कर कोरोना से निपटने के गलतफहमी में रहने वाले बिहार सरकार के लिए केंद्र सरकार के सुझाव निश्चित रूप से एक वेकअप कॉल है। अब देखना यह है कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार इन सुझावों पर कब अमल करती है। पटना से कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन बिहार में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब जिला प्रशासन ने पटना के 18 निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का इलाज करने की अनुमति दी है। निजी अस्पतालों को के कुल बेड का 20 से 25% कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। निजी खर्च पर लोग यहां अपना इलाज करा सकेंगे। सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने के साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं को लेकर भी सवाल है। पटना के कोरोना अस्पताल एनएमसीएच में कोरोना मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की शिकायत यह है कि सही देखभाल उनकी नहीं की जा रही। देश प्रदेश में अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने ईद पर सभी मस्जिदें और ईदगाह खोलने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कोई उनके नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। दरअसल वो बकरा ईद पर होने वाली कुर्बानी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सपा सांसद ने ईद की नमाज को लेकर कहा कि जब तक देश के सभी मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़कर दुआ नहीं मांगेंगे तब तक कोरोना को नहीं भगाया जा सकता। कोरोना के खतरे को देखते हुए कैदियों की रिश्तेदारों से मुलाकात अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जा रही है।
कारागार विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात कराना शुरू किया है। जम्मू में जिला जेल में कैदी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। कोरोना की वजह से बाहर के व्यक्तियों को जेल आने की मनाही है, ऐसे में अब तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यूपी के कासगंज में रेप के आरोपी ने रेप की शिकार लड़की और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला। वारदात 14 जुलाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश थी। लड़की के पिता के ऊपर लड़के के पिता की हत्या का मुकदमा चल रहा है। मां बेटी के शव सड़क पे पड़े रहे और रिश्तेदार उनकी मौत पे मातम करते रहे। वे मारे इसलिए गए क्योंकि बेटी ने अपने साथ हुए रेप का मुकदमा किया था और मां की उसमें पैरवी थी। रेप के आरोपी यशवीर पे उन्हें मारने का इल्जाम है। ये मतलब बाजार से आ रही थी दवा लेकर के वहीं, और रास्ते में यशवीर और इसका भाई वहाँ पे बैठो ट्रैक्टर पे यशवीर चला रहा था, और उधर से हमारा लला और लली जो है वहाँ से आ रहे खेत पे से। उन्होंने देखा तो 2 बार वहाँ आगे पीछे, पहले आगे लगाया फिर पीछे ना मारी तो दोबारा रोक दिया। मां बेटी के कत्ल के आरोपी यशवीर से लड़की के परिवार की पुरानी रंजिश थी। लड़की के पिता के ऊपर यशवीर के पिता महावीर सिंह की हत्या का केस चल रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच में कोई रंजिश है क्या? हाँ, रंजिश मानता था। किस बात की रंजिश है? वो उसका बाप मेरे साथ शराब पी के खत्म हो गया था, उसने सोचा कि इन्हें मार दिया। पुलिस ने यशवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके ऊपर रेप का केस पहले से था, अब हत्या का भी मुकदमा हो गया है। लड़की के पिता की तरफ से हुई एफआईआर में लिखा है कि मेरा एक मुकदमा महावीर सिंह की हत्या के सिलसिले में चल रहा है, इसलिए महावीर का बेटा और परिवार हमसे रंजिश रखते हैं। इसी रंजिश की वजह से आज शाम 5:50 पे जब मेरी बीवी और बेटी अमापुर से दवा खरीद कर आ रही थीं, तब महावीर के बेटे यशवीर ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें मौके पे ही दोनों की मौत हो गई। मेरा बेटा और बेटी इसके चश्मदीद गवाह हैं। अमापुर में एक मर्डर का केस लिखा गया था, जिसमें कल घटना हुई थी। उसमें जो वादी के तहरीर पे मर्डर का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें ट्रैक्टर से 2 व्यक्तियों को कुचलने की बात थी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है यशवीर, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में जो आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। ये 100% पुलिस की नाकामी है। यूपी के हर गांव में एक बीट का दरोगा तैनात होता है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो गांव में अपने जानने वालों और अपने मुखबिरों के जरिए वहां के अपराधियों के ऊपर नज़र रखे और वहां के क्रियाकलापों के ऊपर भी। अगर पुलिस इस मामले को लेकर चौकन्नी होती तो यह कतई नहीं होता। कासगंज में अरशद जमाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।